बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास की केमिस्ट्री की आज की क्लास में आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है। दूसरा टॉपिक ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री की आगे कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, आज हम वो देखते हैं। तो पिछला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री क्या है और साइंस क्या है, जो बेसिक चीज़ हमने उसमें पढ़ी थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली मैटर की स्टडी का नाम है, उसकी कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर और उसमें जो केमिकल चेंजेस आती हैं और किन उसूलों की बुनियाद पर वो चेंजेस आती हैं, ये तमाम के तमाम हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। आज हम उसकी ब्रांचेस स्टडी कर रहे हैं। जो आपकी पहली ब्रांच है केमिस्ट्री की वो है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में बेसिकली हम जो भी मैटर है उसका फिज़िकल, उसकी फ़िज़िक्स यानी उसका फ़िज़िकल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं हम। या सिंपल अल्फाज में आप यूँ बात समझें कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हम जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट हैं उनका स्ट्रक्चर, उनकी कंपोजिशन स्टडी करते हैं। जैसे कि आपको मैंने पिछली एग्जांपल में भी या पिछले लेक्चर में भी मिसाल दी थी कि हमारे पास अगर कोल है यानी कोयला, तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हम इसका क्या स्टडी करेंगे? फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हम ये स्टडी करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्ट्रक्चर हमें देखने में कैसा लगता है इसका। अगर आप एक कोयले को गौर से देखें तो वो ब्लैक कलर का दिख रहा होगा। कोयले की कोई ख़ास शेप नहीं होती। कोयला आपको किसी भी शेप में मिल सकता है, बाज़ दफ़ा सर्कुलर भी मिल सकता है, रेक्टेंगुलर भी मिल सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस हैं। ये आप खुद अगर उसको ऐसी शेप दें तो दें, अदरवाइज़ कोयला आपको किसी भी ख़ास शेप में नहीं मिलता, इर्रेगुलर शेप ही होती है उसकी। तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री बेसिकली आपकी जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके स्ट्रक्चर, उनकी कंपोजिशन को स्टडी करेगी। इसके अलावा वो तमाम लॉज और वो तमाम थ्योरीज़ जो कि इनके स्ट्रक्चर और इनकी कंपोजिशन को स्टडी करने के लिए बनाई गई हैं, वो तमाम के तमाम हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर जो आपकी थ्योरी है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स की, तो वो हमें हेल्प करती है इस चीज़ को स्टडी करने के लिए कि ऑब्जेक्ट्स की शेप कैसी होगी। यानी बॉन्डिंग थ्योरी के बारे में आप लोग पढ़ लें तो उसके बाद आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि किसी ऑब्जेक्ट की शेप जैसी है तो वैसी क्यों है। ठीक है। लाइक अगर बॉन्डिंग थ्योरी हम पढ़ लेंगे तो हमें वहाँ से ये पता लग जाता है कि आपका जो कोल है तो ये इरेगुलर शेप में क्यों है। तो इस क्यों का जवाब फिर हमें बॉन्डिंग थ्योरी देगी कि क्योंकि इसमें जो बॉन्ड्स बन रहे हैं वो इरेगुलरली बन रहे हैं, उनमें कोई सिमेट्री नहीं है। खैर ये आगे एडवांस लेवल की बातें वैसे आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि तो बेसिक चीज़ आप ये समझें कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री आपकी क्या है, कि जिसमें हम मैटर का स्ट्रक्चर समझेंगे, उसकी कंपोजिशन समझेंगे और वो तमाम लॉज और थ्योरीज़ पढ़ते हैं, वो तमाम प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं इसके स्ट्रक्चर को और इसकी कंपोजिशन को स्टडी करने के लिए। ओके। नेक्स्ट आपकी जो ब्रांच है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या चीज़? तो आप लोग ये जानते होंगे कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल होता है, यानी जितने भी एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। आप लोग 8th में आई होप कि ये चीज़ें पढ़ के आए होंगे, कुछ ना कुछ इल्म, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में ज़रूर होगी। तो हमारे पास अगर आप पीरियोडिक टेबल पे गौर करें या अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वर्ल्ड के अंदर ऑन द प्लेनेट ऑफ अर्थ जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं उन तमाम के तमाम एलिमेंट्स को साइंटिस्ट ने एक ख़ास तरतीब के साथ एक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया है, जिसको हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। ठीक हो गया। सिंपल सी डेफिनेशन सिर्फ आपके समझने के लिए ये मैंने की है। उस पीरियोडिक टेबल में ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 92 नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, बाकी 26 जो हैं वो उन्होंने आर्टिफिशियली बनाए हुए हैं। तो जो आर्टिफिशियली हैं उनको तो आप 1 मिनट के लिए छोड़ दें, बाकी जो 92 एलिमेंट्स बचे उनमें बेशबा एलिमेंट्स हैं, जिनमें एक एलिमेंट कार्बन का है और दूसरा हाइड्रोजन का है, यानी C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन। ठीक है। तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन तमाम एलिमेंट्स को स्टडी करेगी
जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हैं। यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन तमाम एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा होते हैं, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी और इसके अलावा इन एलिमेंट्स से जो भी इनके कंपाउंड्स बनते हैं, या सिंपल अल्फाज में आप यूँ कहते हैं कि इनके डेरिवेटिव्स। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट all the elements and their derivative except the element carbon and hydrogen and its derivatives। यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम तमाम के तमाम एलिमेंट्स और उनके डेरिवेटिव्स, या आप सिंपली उनको कह देंगे उनके कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं सवाए कार्बन और हाइड्रोजन के, और इनसे मिलकर जो डेरिवेटिव्स बनते हैं, ठीक है। तो वो आपकी क्या कहलाती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। लाइक अगर मैं इसमें एक एग्जांपल ले लूँ, सिंपल सी कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी ले लेते हैं MgBr2 मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो आप अगर इसको गौर से देखें तो इसमें मैग्नीशियम और ब्रोमाइड दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो आपका ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और इसको आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप वाटर को ले लें H2O, ठीक है, तो इसमें चूंकि हाइड्रोजन आ जाता है, तो हाइड्रोजन आ जाने की वजह से चूंकि इसको हम फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं स्टडी करते, मैंने आपको ये बताया कि ये H2O जो है ये फिर एक डेरिवेटिव आ जाता है हाइड्रोजन का, ठीक है, यानी इसका एक कंपाउंड है। तो ये आप इन चीज़ों में कंफ्यूज ना हो, सिंपली मैं आपको ये बता देता हूँ। आप बस इतना याद रखें कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम तमाम एलिमेंट्स को सवाए कार्बन और हाइड्रोजन के और इनके डेरिवेटिव्स को, इन दोनों कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर, उनके डेरिवेटिव्स को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं उन एलिमेंट्स को भी स्टडी करते हैं और उनके डेरिवेटिव्स को भी स्टडी करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो गया होगा। जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर हम इन तमाम एलिमेंट्स के अलावा जो हमने छोड़ा था कार्बन और हाइड्रोजन, हम फिर इसको लेके आते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन और इनसे फिर मिलकर बनने वाले जो इनके डेरिवेटिव्स हैं हम उनको स्टडी करते हैं। ओके, सॉरी फॉर द स्पेल्स। आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें आप कार्बन और हाइड्रोजन और इससे बनने वाले तमाम कंपाउंड्स या इसके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। गॉट इट? एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री आपकी केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम एनालिसिस करते हैं कंपाउंड्स का जो कि आपके चाहे कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हों या जितने भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं उनसे मिलकर बने हुए हों, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली दो तरह की एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का क्या मतलब होता है? बेसिकली हिसाब किताब करना, ठीक है। तो इसमें हम दो तरह के हिसाब किताब करते हैं। एक आपका होता है क्वालिटेटिव और दूसरा आपका होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है। यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम बेसिकली क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड का। वो एनालिसिस हमारी दो तरह के स्टेप्स पर कंसिस्ट होती है, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारा जो केमिकल कंपाउंड है वो किन किन एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है, जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि उस केमिकल कंपाउंड में वो तमाम एलिमेंट्स जिनसे मिलकर वो बना हुआ है तो वो कितनी कितनी तादाद में मौजूद हैं। लाइक अगर मैं आपको सिंपल सी मिसाल दे देता हूँ कि मैं अगर एक केमिकल कंपाउंड ले लेता हूँ NaCl, टेबल साल्ट, ठीक है। तो ये मेरे पास एक केमिकल कंपाउंड है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में मैं क्या चीज़ स्टडी करूँगा? सबसे पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस स्टडी करूँगा कि मैं ये चीज़ डिटेक्ट करूँगा, ये चीज़ एनालाइज करूँगा कि ये जो NaCl है, ये जो टेबल साल्ट है, ये किन किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो मैंने क्वालिटेटिव एनालिसिस की, उसने मुझे ये बता दिया कि आपका जो टेबल साल्ट है वो सोडियम, मेटल और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है, ठीक हो गया। जबकि इसी की मैंने जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तो इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस ने मुझे ये बता दिया कि आपका जो सोडियम है उसमें
उसका जो एक मॉलिक्यूल बना है, या मॉलिक्यूल नहीं बल्कि इसको आप आयन बोलें, एक आयोनिक स्पीशी जो इसकी बनी है जाए, या इसका जो फार्मूला यूनिट बना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आगे स्टडी करेंगे। तो उसमें सोडियम का एक और क्लोरीन का भी एक एलिमेंट शामिल है। इसी तरह से अगर आप वाटर की एग्जांपल ले लें, तो वाटर की जब मैंने क्वालिटेटिव एनालिसिस की तो उससे मुझे ये पता लग जाएगा कि वाटर किन किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के नतीजे में मुझे पता लग जाएगा कि वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस मुझे ये बता देगी कि इसमें 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का एलिमेंट शामिल है। यहाँ तक भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपकी ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायो और केमिस्ट्री, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि बायो बेसिकली लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी का नाम है, और केमिस्ट्री वो तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शंस जो कि उन लिविंग थिंग्स में होते हैं उनको हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री अगर एक अलग से ब्रांच आ गई तो फिर इसका नाम ही इसकी डेफिनेशन को क्लियर कर देता है कि बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है कि जिसमें हम स्टडी करेंगे वो तमाम के तमाम केमिकल चेंजेस जो कि लिविंग थिंग्स में होते हैं। ठीक है, यानी कि बायोकेमिस्ट्री इज़ the branch of chemistry in which we study about the chemical changes which take place in the living organisms. Got it? नेक्स्ट आपकी आती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या चीज़ है? नाम से ही ज़ाहिर है इंडस्ट्री किसको बोलते हैं? इंडस्ट्री, अगर हम यहाँ तक इसको गौर से देखें, इंडस्ट्री बोलते हैं सनत को, किसी कारखाने को। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आपकी वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच होगी जिसमें हम स्टडी करेंगे उन तमाम प्रोडक्ट्स को कैसे बनाते हैं, तमाम अशिया को, वो तमाम चीज़ें जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पर केमिस्ट्री की इजाद हैं, उन तमाम चीज़ों को हम कैसे बनाते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। यानी बेसिकली आपकी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। दैट इज़, हम इसकी डेफिनेशन यूँ कर सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज़ रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। मसलन अगर मैं एग्जांपल दूँ यहाँ पे, तो आप इसकी एग्जांपल को यूँ स्टडी कर सकते हैं, यूँ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास सोप बनता है, साबुन जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। तो अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में फिर हम ये स्टडी करेंगे कि ये सोप बनता कैसे है, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। गॉट इट? नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग ये स्टडी करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं, या उनका जो इफ़ेक्ट होता है इन्वायरमेंट के ऊपर, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है ये, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है समझने वाली। हमने तमाम के तमाम वो केमिकल्स को स्टडी करना है, वो तमाम के तमाम पोल्यूटेंट्स, बेसिकली वही जो है हमारे केमिकल्स हैं जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। यानी समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ कि आपके वो तमाम के तमाम केमिकल्स और पोल्यूटेंट्स को हम स्टडी करेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को, उसको वो पोल्यूट करते हैं यानी गंदा करते हैं, जिसकी वजह से उन केमिकल्स की मौजूदगी जो है इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट की हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है उसकी गंदगी का बायस बनती है, उसके ऊपर उसके कुछ असरात होते हैं। ये तमाम के तमाम हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। लाइक जैसे अगर हम ओजोन लेयर के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, ओजोन लेयर क्या होती है कि हमारे इन्वायरमेंट में हमारी जो ज़मीन है तो इसकी फ़िज़ा में एक गैसेस की लेयर मौजूद है, एक लेयर मौजूद है जो कि ओजोन की लेयर कहलाती है, जिसका केमिकल फार्मूला O3 है। ये बेसिकली क्या करती है कि सूरज से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं या जो नुकसानदेह शुआएँ हैं, जो रेडिएशंस हैं, उनको ज़मीन तक पहुंचने से रोकती है। तो अब ये ओजोन की लेयर जो है ये कुछ हार्मफुल गैसेस की वजह से, जो कि हमारे मोस्टली जो रेफ्रिजरेटर्स हैं या जो फ्रिज वगैरह हैं हमारे, उनसे निकलते हैं जो गैसेस हैं, तो उनकी वजह वो क्या करते हैं कि वो जब फ़िज़ा में जाती हैं तो वो ओजोन की लेयर को पतला कर देती हैं। कहीं जगहों पे दुनिया में इस ओजोन की लेयर में सुराख भी मौजूद है, यानी होल्स भी क्रिएट हो चुके हैं। तो अब
इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या करेगी कि उन तमाम केमिकल्स को, उन तमाम प्लूटेंट्स को स्टडी करेगी जो कि इस ओजोन लेयर की डिप्लीशन या रप्चर का बायस बन रहे हैं। ठीक हो गया? तो आई होप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट और लास्ट ब्रांच है आपकी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री बेसिकली ये चीज़ है कि आप जानते हैं कि एक एटम होता है यूं, इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, जबकि एटम के बाहर सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम एटम के न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे कि एटम का न्यूक्लियस जो है वो किस किस टाइप का केमिकल रिएक्शन कर सकता है, किस किस टाइप की रेडिएशंस को इमिट करता है। इसकी अगर आप डेफिनेशन करना चाहें तो आप यूँ कर सकते हैं कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द न्यूक्लियर रिएक्शंस, रेडिएशंस दैट इमिट ड्यूरिंग दैट रिएक्शंस एंड देयर यूज इन द केमिकल इन द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। सिंपली इसको यूँ समझ लें, अगर मैं इसको रिपीट करूँ तो आपकी जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। ठीक है, इन न्यूक्लियर रिएक्शंस के नतीजे में निकलने वाली जो आपके पास रेडिएशंस हैं उनको स्टडी करते हैं और इन रेडिएशंस के क्या यूजेस हैं। तो यूँ आपकी जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है ये बेसिकली डील करती है एटम के न्यूक्लियस से। इस न्यूक्लियस का केमिकल रिएक्शन क्या क्या है, उस केमिकल रिएक्शन से कौन कौन सी रेडिएशंस इमिट होती हैं और उन रेडिएशंस को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये हमारी लास्ट ब्रांच है केमिस्ट्री की। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर 2 कंप्लीट हुआ। अब आप लोग इन तमाम ब्रांचेस को अपनी बुक पे जो है उनको स्टडी करें। आई होप कि आपको इससे इनसे रिलेटेड तमाम की तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।